वेलकम बैक बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंस्ट्रक्शन बताऊंगी। तो इंस्ट्रक्शन में आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में दो खंड है, तो ये जो पूरा प्रश्न पत्र है उसको दो सेक्शन में बांटा गया है, खंड का और खंड ख। जो क खंड है उसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि सारे के सारे आपके मल्टीपल चॉइस आएंगे। और जो ख खंड है वो आपका वर्णात्मक है। वर्णात्मक इन द सेंस यानी सब्जेक्टिव है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। और जो आपका क है उसमें आपको ऑप्शन को चूज करना है। सेकेंड पॉइंट में है, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 17 है। यानी कि इस पूरे पेपर में आपके पास 17 क्वेश्चंस होंगे और सभी के सभी प्रश्न आपके पास अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। क्रमानुसार का मतलब है जितना पॉसिबल हो सके आप ट्राई करिए कि आप नंबरिंग से चले, जैसे 1 2 3। और फिर मैं तो आपको ये राय दूंगी बेटा, जो आपको सुविधा लगे, जो आपको जल्दी आए, पहले आप वो ही करें। पॉइंट 4 में खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। जो खंड का है उसमें कुल 10 क्वेश्चंस है और जिनमें प्रश्नों की संख्या 49 है, यानी कि 49 प्रश्न है। 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 49 में आपको 9 की चॉइस मिलेगी, 40 तो आपको देने ही देने। खंड का में कुल 7 प्रश्न है, खंड ख में कुल कितने प्रश्न है? 7। और इन प्रश्नों में भी आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं। निर्देश अनुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्देश अनुसार का मतलब है कि आपको कुछ वर्ड लिमिट दी गई होगी, तो उन वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने। तो बच्चों, जो सबसे पहले आपका खंड अ है उसमें आता है आपका अपठित अंश। अपठित अंश का मतलब है कि आपने ये पहले कभी पढ़ा नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया है। आपको इसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने। तो आपको ये पूरा रीड करना है। ये तो आप खुद कर ही लेंगे, तो आप ये पूरा रीड करेंगे, ये वाला भी। और रीड करने के बाद उससे तकरीबन हमसे 10 या 12 प्रश्न होंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर ना ये कुछ नया है बच्चों। जैसे आप यहाँ पर भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है, तो यहाँ आपको एक कथन दिया है और उसके पीछे कारण दिए गए हैं। आवास की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, मानवीय संसाधनों की समस्या। तो यहाँ पर बोला गया भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो किस चीज़ की चिंता का विषय बन गई? आवास की समस्या का, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी की समस्या का, बिल्कुल सही है। खाद्यान्न की समस्या, हाँ। मानवीय संसाधनों की भी समस्या बिल्कुल है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो मानवीय संसाधनों की भी समस्या है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, जैसे इसमें बोला गया विकल्प में, कारण एक सही है, कारण एक दो सही है, कारण एक दो तीन चार, एक दो तीन सही है, कारण एक दो तीन चार सही है। तो आपने यहाँ पर, आपको सारे कारण सही लगते हैं तो आप इस पे घां पर जाएंगे। तो आपको इस तरह से करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो आप डरिएगा नहीं कि भाई इस तरह से विकल्प आगे हम कौन सा चुने। तो आपको यहाँ ये विकल्प मतलब ऑप्शन, तो आपको इसको यहीं से चुनना है विकल्प में से, तो आप इसमें से चुनेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब प्रश्न 2, प्रत्येक वर्ष, ये जैसे ये आपको पढ़ के फिर इसका पॉइंट 3 भी कुछ इसी तरह से है। फिर आप पॉइंट 4 आ जाओ। पॉइंट 5 में आपको एक स्टेटमेंट, जैसे कथन दिया है, कथन और एक एक स्टेटमेंट दी है, फिर उसके बाद रीजन दिया है और आपको चेक करना है कि दोनों सही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि जो हमारा जो फूड है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। अब रीजन क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक मंदी आ जाती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो इससे आर्थिक मंदी आ जाती है। तो ये क्या चीजें सही हैं? तो आपको बताना है कथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न तो बढ़ रहा है, तो ये ठीक है। जो असर्शन है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। पर जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक मंदी नहीं आती, तो रीजन गलत है। तो आप लिखेंगे कि इसमें दोनों सही है, ए गलत है, तो हमारा ए सही है। कारण आर एक के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये जो जी है वो सही है। ठीक है, तो आप ग मतलब जो गा है वो सही। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट वाले चुनने हैं। अब प्रश्न 2, यहाँ पर आपके पास 5 प्रश्न थे। पहले वाले में जो पहला वाला आपका प्रश्न संख्या 1 था उसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस थे, या सब क्वेश्चंस कह सकते हैं हम। प्रश्न दो में भी आपसे ये दो पद्यांशों में से किसी एक, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेंगे दो पद्यांश। तो एक ये पहला पद्यांश है और सेकंड इधर है, ये रहा सेकंड। तो आपको दोनों में से एक को चुनना है और जो आपको पसंद आए आपको वो करना है। अब आ जाइए ये प्रश्न संख्या 3।
अब अगर बच्चों आप लोग चाहोगे तो मैं ये आपको दोबारा भी करवा दूँगी, अगर आप बोलोगे कि मैम जो जितने भी पैराग्राफ है आप उनको समझाइए और करवाइए, तो मैं करवा दूँगी। बट मुझे नहीं लगता लिटरली उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि आप उसको पढ़ के भी कर सकते हैं। अब आप 10th में हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो पैराग्राफ है उसको समझने का काम तो कर ही लेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में आपसे बोला गया है, निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो आपके पास यहाँ पर 5 प्रश्न है, यानी सब क्वेश्चन है, और जिसमें से आपको 4 को चुनना है। तो पहले वाला है, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ रचना के आधार पर क्या होता है। रचना के आधार पर ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और जो तीसरा होता है वो मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, मिश्रित या फिर आश्रित भी बोल सकते हैं, मिश्रित वाक्य। तो जो सरल वाक्य वो होता है जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, वो होता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होता है वो किसी चीज़ से जुड़ा होता है, जैसे इसलिए, क्योंकि, जो, त्यों, तो इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है। मिश्रित वाक्य वो होता है जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। पहले वाले सेंटेंस का दूसरे वाले के बिना अर्थ अधूरा है, दूसरे वाले का पहले वाले के बिना अर्थ अधूरा है। तो ये 3 तरह के आपके होते हैं रचना के आधार पर वाक्य। तो हम क्वेश्चन से और समझेंगे इसको। पहले में पूछना है, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। तो ये किस तरह का वाक्य, ये है संयुक्त, जो जुड़ा किससे, इसलिए से। इसका सरल वाक्य बनाना होगा आपको। तो पहले में हम सरल वाक्य इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप देखो, क्योंकि यहाँ पर इसलिए है तो ये ऑलरेडी कट चुका है। उसने झूठ नहीं बोला फिर भी दंड पाया, तो ये फिर से कनेक्ट हो रहा है। उसने झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, उसने झूठ बोला और दंड पाया। तो जो मेरे हिसाब से होगा वो होगा का आंसर, उसने झूठ बोला और दंड पाया। दंड पाया, उसने झूठ बोला, तो ये सिंपल सेंटेंस है, उसने झूठ बोला और दंड पाया। झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, तो ये उसने से फिर ये कनेक्ट हो गया। तो ये कनेक्ट क्योंकि अलग ना, उसने दंड पाया, ये सेंटेंस फिर अलग हो गया। तो आपको सेंटेंस अलग नहीं करना, आपको कनेक्ट करना है जो एक ही सेंटेंस से जुड़े। उसने झूठ बोला और दंड पाया। तो आपका जो पहला था वो था का। सेकंड में आपसे पूछा गया है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, इसका संयुक्त वाक्य होगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, यानी कि आपको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया वह बाजार गया फल खरीदने के लिए, तो ये नहीं है। वह बाजार गया, उसने फल खरीदा, ये भी नहीं है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, उसने बाजार जाकर फल खरीदे। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो क्योंकि आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है तो आपने किससे जोड़ दिया, इसलिए से जोड़ दिया। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गा, उसने फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब है, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, इसका मिश्र वाक्य होगा। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, तो आपको इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। बस रुकने के स्थान पर तुम चले जाओ, यहाँ बस रुकती है, तुम यहीं आ जाओ। तुम वहां पर जाओ जहां बस रुकती है, तुम वहां पर जाओ जहां बस नहीं रुकती है। क्योंकि उसने बोला तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, तो जहां बस रुकती है, तो यहाँ पर आपको जोड़ना है। अब देखो ये यहाँ वहां से जुड़ा हुआ है, तुम वहां पर जाओ। अब भाई कहाँ पर जाओ हमें नहीं पता, जहां बस रुकती है। अब जहां बस रुकती है तो वहां हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये जो गा ऑप्शन है उसमें तुम वहां पर जाओ जहां बस रुकती है, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। अब जो सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो आपका जो गा ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। अमन इसलिए स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। अमन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। अमन बीमार था, वह स्कूल नहीं गया। तो हमें क्या करना है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्यों को पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो आपको इसमें मिश्र वाक्य पहचानना है, तो मिश्र वाक्य कौन सा होगा। तो अमन बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं गया, देखो अमन बीमार है एक सेंटेंस है, इसलिए स्कूल नहीं गया, तो ये संयुक्त वाक्य से कनेक्ट हो रहा है इसलिए। ठीक है, अमन इसलिए स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। वह बीमार है एक पूरा सेंटेंस है और क्योंकि से कनेक्ट हो रहा है। अमन इसलिए स्कूल नहीं गया, तो ये भी अमन बीमार होने के कारण, अमन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। अमन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया, अमन बीमार होने के कारण।
तो अमन बीमार होने के कारण क्या नहीं हुआ, स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर जो गा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, अमन बीमार था वह स्कूल नहीं गया। तो ये दोनों ही जो अमन बीमार था ये पूरा एक सेंटेंस है, किसी पे आश्रित नहीं है। अमन बीमार है ये पूरा एक सेंटेंस है, किसी पे आश्रित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वह बीमार है ये भी पूरा एक सेंटेंस है। स्कूल नहीं गया, भैया कौन नहीं स्कूल नहीं गया, तो इसमें हमें जानकारी पूरी नहीं पता चल रही, इसलिए जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गा। क्योंकि जो मिश्रित वाक्य होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं और उन दोनों के होने से ही हमें कोई मीनिंगफुल कुछ मीनिंग निकलता है। अब है आपका इसी का सब पॉइंट 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको जो कॉलम 1 है उसको कॉलम 2 के साथ सुमेलित का मतलब है मैच करना और जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो इसमें पूछा गया है, अब यहाँ पर आपको देखो कितने ऑप्शन दिए गए, तो आप घबराना मत, इन ऑप्शनों से डरना नहीं है। पहले में आपसे पूछा है शिक्षक ने कहा कि आज छुट्टी है। शिक्षक ने कहा आज छुट्टी है। जो विद्यार्थी समय गवाते हैं वे बाद में पछताते हैं। जो विद्यार्थी समय गवाते हैं वे बाद में पछताते हैं। देखो गवाना जो है उसमें क्रिया हो रही है, पछताना भी इसमें क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको मैच करना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ दिए हुए हैं, तो बच्चों आपको ना इसके ऑप्शंस भी देखने हैं। जैसे मैं इसमें बता रही हूँ, शिक्षक ने कहा कि आज छुट्टी है, तो इसमें कौन सा उपवाक्य है। शिक्षक जो है बेटा वो संज्ञा है और आज छुट्टी है, तो इसमें होगा आपका संज्ञा उपवाक्य, तो पहला वाला संज्ञा। अब यहाँ पर जो गवाना है वो क्रिया है, पछताते भी क्रिया है, तो हम जाएंगे क्रिया विशेषण की तरफ। जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी, यह है आपका विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से तो हम देखते हैं पहले का सेकंड इन तीनों में है, ये तो ऑलरेडी कट गया। फिर हम देखेंगे दूसरे का फर्स्ट इन दोनों में है, तो ये भी कट गया। जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी और थर्ड का थर्ड होना चाहिए। अब थर्ड यहाँ दोनों में है, तो मे बी ये जो ग और घ दोनों ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब है प्रश्न संख्या 4। अब हम अगले प्रश्न पे आ गए। निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको वाच्य पहचानना है बच्चों। जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य, एक होता है आपका भाववाच्य। तो आपको ये पहचानना है, जब सेंटेंस पे सारा प्रभाव कर्ता पे हो तो कर्तृवाच्य होता है, जब सेंटेंस में सारा प्रभाव कर्म पे हो तो वो कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य क्या होता है, जब आपको मतलब जब पूरे सेंटेंस में भाव बहुत अहम हो, जिसमें लिंग कर्ता कर्म इसका कोई प्रभाव ना हो, तो वो भाववाच्य होता है। ठीक है, ये मैं आपको जैसे जैसे ऑप्शन बताऊंगी तो मैं आपको समझाती जाऊंगी और क्लियर हो जाएगा। तो कॉलम 1 में आपको मुझसे फल खाया जाता है। सोहन ने पत्र लिखा। देखो सोहन ने पत्र लिखा, तो जो सोहन है इसमें पत्र लिखने का प्रभाव किस पे आ रहा है, कर्ता पे, तो ये होगा कर्तृवाच्य। ठीक है, अब मुझसे चला भी नहीं जाता, तो जब मुझसे चला भी नहीं जाता तो ये होगा भाववाच्य। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब किसी भी सेंटेंस में से या द्वारा या के द्वारा आ जाए, से या के द्वारा आ जाए, तो वो हमेशा कर्मवाच्य ही होगा, संज्ञा के बाद यानी कि कर्ता के बाद। अगर उस सेंटेंस में आ जाएगी मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, तो वो हमेशा भाववाच्य ही होगा। ठीक है, मुझसे फल खाया जाता है, तो उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से या मेरे द्वारा फल खाया जाता है, तो ये जो उसका सेंटेंस सही मेकिंग, अगर आप मुझसे फल खाया जाता है तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकती हूँ, मेरे द्वारा फल खाया जाता है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। तो आपका ये होगा कर्मवाच्य। तो अब आपको इसको मैच करना है जिस तरह से मैंने बताया। तो पहले वाला था कर्मवाच्य, पहले में हम थर्ड जाएंगे, ये इन दोनों में थर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया। आप कभी कभी ना आपको ना समझ में आए तो आप एलिमिनेट भी कीजिएगा, तो एलिमिनेशन से भी हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सोहन ने पत्र लिखा, तो ये है कर्तृवाच्य, यानी कि पहले की तरफ जाएंगे हम, इसको पहले की तरफ, तो पहला किस में है, सेकंड इसमें, तो और फिर अब मुझसे चला भी नहीं जाता भाव, तो ये हमारा जो सही ऑप्शन हो गया वो होगा का ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, मैंने बताया कर्मवाच्य में से या के द्वारा से हम इसको पहचानते हैं।
रंजना गीत गाती है, तो रंजना जो गीत गाती है ये है कर्तरीवाच्य। कौन सा है? कर्तरीवाच्य। अब है रंजना से गीत नहीं गाया जाता। जब भी मैंने बोला कि जब नहीं जैसा भाव आ जाए तो वो होता है भाववाच्य, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें तो कर्मवाच्य पहचाना है। रंजना द्वारा गीत गाया गया, ठीक है, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको कि जब भी के या के द्वारा या से आ जाए तो वो कर्म वाच्य होता है, तो रंजना के द्वारा गीत गाया गया, तो ये ठीक है, ये आपका कर्म वाच्य है। रंजना कविता लिखती है, फिर से आपका कर्तरी वाच्य, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा का ऑप्शन। अब है इसका सब क्वेश्चन 3। इसमें कर्तरीवाच्य का उदाहरण, कर्तरीवाच्य उससे चला नहीं जाता, ये क्या होगा बच्चों जल्दी बताइए? भाववाच्य। रीमा पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, ये कर्तरीवाच्य। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। रोशन से चला नहीं जाता, भाववाच्य है। सुशीला द्वारा 3 ताल बजाया गया, तो ये आपका कर्मवाच्य। तो आपसे कर्तरी पूछा था, कर्तरी होगा रीमा पुस्तक पढ़ रही है, आपका ख ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 4th वन, दिनेश फुटबॉल नहीं खेलता है, इससे इसका भाववाच्य होगा। जो दिनेश है वो फुटबॉल नहीं खेलता और आपको इसका भाववाच्य बनाना है। दिनेश से दिनेश फुटबॉल नहीं खेलता, इसका भाव, तो दिनेश से फुटबॉल नहीं खेला जाता, ठीक है। दिनेश फुटबॉल नहीं खेलता, दिनेश गलत है। दिनेश फुटबॉल खेलता है, गलत है क्योंकि तो कर्तरीवाच्य है। दिनेश से फुटबॉल खेला जा सकता है, ये कौन सा है? कर्मवाच्य। तो आपको यहाँ पर पहुंचाना है भाववाच्य, तो भाववाच्य जो आपका होगा, दिनेश से फुटबॉल नहीं खेला जाता, जो आपका का ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक और है, रीमा द्वारा चित्र रीमा रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है, इसका कर्तरीवाच्य बताना है। रीमा द्वारा, तो अब भैया आपको द्वारा हटाना है। रीमा से चित्र नहीं बनाया जाता, ये भाववाच्य, तो ये कट जाएगा, हमें कर्तरी पहचानना है। रीमा से चित्र बनाया जाता है, देखो यहाँ से आ गया, मैंने बताया जब भी से या के द्वारा होगा तो वो कर्मवाच्य ही होगा, तो आप इसको अभी भी नहीं करोगे, तो ये कर्म है। रीमा चित्र बनाती है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका कर्तरीवाच्य। रीमा चित्र बना सकती है, क्योंकि इसमें चित्र बनाया जाता है ना, तो बना सकती है तो नहीं जाएगी कि वो बना सकती है, वो ऐसा तो बोल ही नहीं रहे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है ग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है, निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको चॉइस है 1 की, आपको कोई भी 4 प्रश्न पढ़ने हैं और उनके उत्तर देने। तो पद परिचय करना है, तो सबसे पहले है राजू पत्र लिखता है, तो ये आपने लिखता पकड़ लिया, क्योंकि लिखता पे रेखांकित है ना, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो लिखता क्या है बेटा? क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक होते हैं सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो होती है जब आप अपने सेंटेंस से कोई प्रश्न करते हो, प्रश्न करने के बाद उत्तर मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपकी सकर्मक। और प्रश्न करने के बाद आपको उत्तर नहीं मिलता तो वो होती है आपकी अकर्मक। तो हम इसे पहचानेंगे कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक। तो मैं प्रश्न करती हूँ, राजू क्या लिखता है? तो राजू पत्र लिखता है, मुझे उत्तर मिल गया। जब मुझे उत्तर मिल गया तो ये कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। तो जो मुझे पहला था वो मेरा सही है। अब देखिए सकर्मक किस में है? ये सकर्मक 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 सकर्मक, ठीक है, तो सब में ही सकर्मक है। राजू पत्र लिखता है, ये कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्तरीवाच्य, 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 बिल्कुल सही, ये सब कर्तरी ही है। अब ये लिखता है स्त्रीलिंग है या पुरलिंग? पुरलिंग है, तो पुरलिंग इसमें है और इसमें है, इसमें है, यानी कि जो आपका खा ऑप्शन है वो तो कट हो गया क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग आ गया। हम इसी तरह पहचानना है। अब ये जो अगला पॉइंट है वो है एक वचन। ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये आपका ग भी कट गया, एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचते हैं का और घा। अब यहाँ पर काल बताना है, कौन सा काल है? राजू पत्र लिखता है, क्योंकि जब भी है होता है लिखता है, यानी अभी करंट में ही लिख रहा है ना, तो वर्तमान काल है। तो ये वाला जो आपका इसमें भी वर्तमान काल है, इसमें भी वर्तमान काल है, तो आपके जो का ऑप्शन है और वो घा ऑप्शन दोनों सेम है। आप चेक कर लीजिए, सकर्मक सकर्मक, कर्ती कर्तरी, पुरलिंग पुरलिंग, एक वचन, वर्तमान काल वर्तमान काल, तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही है, का और घा, क्योंकि दोनों ही सेम ऑप्शन है। अब है आपका प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में आपसे पूछा गया है कबीर। तो यहाँ पर कबीर आपको पकड़ना है क्योंकि रेखांकित यही है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो अब यहाँ थे आ गया, ठीक है। रेखांकित अंश का पद परिचय आपको करना होगा, रेखांकित अंश का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक, तो हमें नाम पता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, बिल्कुल ठीक है। बहुवचन या एक वचन? अब कबीर तो सिंगल मतलब सिंगुलर थे ना, यानी एक वचन, तो देखिए एक वचन इसमें है, इसमें इसमें, तो पहला वाला ऑप्शन आपका कट जाता है। पुल्लिंग
ये तो पहला तो कट ही गया, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, कबीर जी तो मेल थे, तो ये स्त्रीलिंग वाला ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक। देखो, अब कर्ता कारक और कर्म कारक में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो जब जैसे ही मैं इस कर्ता को, यानी कि अगर मैं कबीर को बदलती हूँ, अगर मैं कबीर शब्द यहाँ से हटाती हूँ और पूरे सेंटेंस में लिंग और लिंग और क्रिया पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या होता है? कर्म कारक। अगर लिंग और क्रिया पे प्रभाव पड़े तो वो होता है कर्ता कारक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब हमेरा जो ऑप्शन होगा वो गा और घा में से होगा, पर मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कर्ता है कि कर। जैसे मैंने बोला रीना खाना खाती है, ठीक है, खाना खाती है। अब रीना है ना, खाना खाती है, तो जो रीना है वो मेरी कर्ता है, ठीक है, रीना मेरी कर्ता है, और जो खाना है वो कर्म है क्योंकि वो कर्म कर रही है, और जो खाती है वो क्रिया है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि रीना की जगह मैं राम कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो आपने देखा कर्ता ने क्या किया, जो राम है वो कर्ता है, और उसने पूरे सेंटेंस को नचा दिया। नचाया कि नहीं नचाया? पर कभी कभी क्या होता है कि जब कर्ता का नाम बदलने से सेंटेंस ना बदले, जैसे कि मैंने बोला रीना के द्वारा खाना खाया जाता है, रीना के द्वारा खाना खाया जाता है। आप ध्यान से सुनिए, रीना के द्वारा खाना खाया जाता है। अगर मैं रीना को हटा के राम लगा दूं, राम के द्वारा खाना खाया जाता है, तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जब सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो कर्म कारक होता है, और जब सेंटेंस में परिवर्तन हो जाए तो वो कर्ता कारक होता है। तो अब आप, आई होप आपको समझ में आएगी कर्ता और कर्म का क्या काम है। अब तो अब अगर आप इसको चेंज करके देखिए, तो अब ऐसे ऐसे कबीर की जगह हम कुछ और लिख देते हैं, किसी स्त्री का नाम लेते हैं, देवी ले लेते हैं। तो देवी निर्गुण भक्ति धारा की के कवि थे, नहीं, देवी तो ये चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ये कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक, क्योंकि देवी निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री थी, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो होगा वो है कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता किसमें प्रधानता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गा ऑप्शन। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ हो। अब है इसी का पॉइंट 3। तो पॉइंट 3 में आपको आपको रेखांकित पद, हाँ, तो इसमें बोला है यह गाड़ी मेरे मित्र की है, रेखांकित अंश का पद परिचय करे। तो आपको गाड़ी का पद परिचय करना है, तो आपको गाड़ी बतानी है कि यह गाड़ी मेरे मित्र की है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें है सर्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष्य, गाड़ी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एक तो ये सर्वनाम है, ठीक है, और ये विशेषण है क्योंकि ये गाड़ी की ओर मतलब संकेत कर रहा है। तो हम आ जाते हैं इधर सर्वनामिक। तो गा तो ऑलरेडी घा तो कट गया, क ख घा में से ही होगा। यह गाड़ी मेरे मित्र की है, एक वचन या बहुवचन है। तो जो है होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो इसमें बहुवचन वाला ऑप्शन यानी कि ख भी कट गया। तो आप एलिमिनेट करते जाइए, चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। फिर उसके बाद है आपका स्त्रीलिंग, गाड़ी, गाड़ी, यह गाड़ी मेरे मित्र की है। हम यह की बात कर रहे हैं, यह तो बेटा अवयव होता है, इसका कोई लिंग ही नहीं होता, ना तो ये स्त्रीलिंग है और ना ही ये पुल्लिंग है। तो फिर हम इस पूरे पे जाएंगे, विशेष्य पे जाएंगे। तो ये कि गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी, मेरी गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो हम आएंगे इस पे स्त्रीलिंग पे। तो कहाँ पर है स्त्रीलिंग? एक वचन में, ये रहा, और विशेष्य क्या है? गाड़ी। तो हम आ जाएंगे ख पे, यह गाड़ी मेरे मित्र की है। तो ये जो गाड़ी जो शब्द है, क्योंकि यह तो अवयव है, यह ना तो स्त्रीलिंग शब्द है ना पुल्लिंग शब्द है, तो हम गाड़ी पे जाएंगे क्योंकि इसका जो विशेष्य है वो गाड़ी है, तो गाड़ी शब्द हो गई स्त्रीलिंग। आई होप इसका आपको क्लियर हुआ। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क। अब आ जाते हैं पॉइंट 4 पे। तो पॉइंट 4 में आपसे पूछा गया है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो कौन सा वाच्य है, कौन सा काल है, इस सब पे हमें इसका जो मारा है उस शब्द का, देखो मारा क्या है? क्रिया है, ठीक है। अभी मैंने क्रिया बताई, क्रिया 2 तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जब आपको जवाब मिल जाए तो सकर्मक, जवाब ना मिले तो अकर्मक। किसको मारा? रावण को मारा, आपको जवाब मिल गया, तो ये कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक यहाँ है, तो आपके खा और घा ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके हैं, आपके पास का और गा बचा, ठीक है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो ये ऑलरेडी क्या है? पुल्लिंग है, मारा। तो आपका जो क ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, आपको आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके सही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए। क्योंकि पहले तो ये सकर्मक क्रिया थी, ठीक है, फिर ये स्त्रीलिंग था, पुल्लिंग था, पुल्लिंग था,
सकर्मक सॉरी बच्चों, आपको नीचे भी है, वो मुझे थोड़ा देखने में दिक्कत हो गया, नीचे भी है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है क्योंकि यहाँ बहुवचन है, पर ये बहुवचन ही एक वचन है, कर्तृवाच्य और भूतकाल। तो ये आपका जो घ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ मुझे अकर्मक लगा था, सॉरी। आपको घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये तो बहुवचन बहुवचन होता नहीं है, ये गलत। अकर्मक होगा नहीं, सकर्मक में स्त्रीलिंग हो गया, ये होगा नहीं। तो आपका जो घ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाइए पॉइंट 5 पर। पॉइंट 5 में आपसे पूछे गए हैं, ताजे फल देखकर मन खिल गया। ताजे फल देखकर मन खिल गया। तो यहाँ पर जो आपको जिसका वो करना है, यानी कि जिसका पद परिचय करना है वो है ताजे। तो ताजे क्या है? ताजा एक गुण है, ठीक है, संख्या नहीं है, इसमें संख्या नहीं बता रहे, तो ये विशेषण तो बिल्कुल गलत है। गुणवाचक विशेषण है ये, ठीक है। परिणाम भी नहीं है क्योंकि आपको कम ज्यादा नहीं बता रहे। ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। तो आपके पास खा और घा में से ही एक सही उत्तर निकलेगा। ताजे फल देखकर, ताजे ताजे फल देखकर, तो ये बहुवचन है क्योंकि ताजे फल, तो इसका मतलब बहुत सारे फल होंगे। देखकर मन खिल गया, ठीक है, ताजे फल देखकर मन खिल गया। अब ताजे, ताजे कौन सा शब्द होता है, स्त्रीलिंग या आप लगाओ, मैंने ताजे फूल देखे, ताजे ताजे फूल देखी, नहीं, तो ताजे फल देखे या देखी, देखे। तो जब भी आप इसको सेंटेंस में लगाएंगे और जब आ पीछे से आ का आकारांत आएगा, नहीं आ का स्वर आएगा, तो वो पुल्लिंग में जाएगा, और ई का स्वर आएगा तो वो स्त्रीलिंग में जाएगा। तो देखा, ठीक है, तो ये होगा पुल्लिंग। यहाँ स्त्रीलिंग आ गया, ये तो ऑलरेडी कर चुका। और फल विशेषण का विशेष, तो आपका जो खा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, निर्देश अनुसार अलंकार पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहला है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका यमक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा श्लेष, और चौथा है अनुप्रास। तो अनुप्रास तो होगा नहीं। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पर अनुप्रास आपका कट चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। फिर है आपका यमक। यमक भी नहीं होगा। यमक में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है, तो वो होता है यमक। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक होता है ख यानी कि श्लेष, और दूसरा बचा उत्प्रेक्षा। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, कई बार क्या होता है, समान अर्थ निकलते हैं। जब एक ही सेंटेंस में समान अर्थ निकले तो हम उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। कौन सा बोलते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे कि इसमें लिखा है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस दोहे में ना सुब्रन शब्द के 3 अर्थ हैं। एक है कभी, कवि, एक है व्यभिचारी, और एक है चोर। तो सुब्रन का जो अर्थ है अच्छे शब्द या अच्छे व्यक्ति, ठीक है। दूसरा है कवि सुब्रन, कवि का भी अर्थ है सुब्रन। व्यभिचारी का भी सुब्रन है जिसका अच्छा रंग रूप हो, और चोर का भी सुब्रन है जो स्वर्ण ढूंढ रहा हो, ठीक है। कभी कभी है अच्छे शब्द या अच्छे व्यक्ति। व्यभिचारी का भी है सुब्रन यानी कि अच्छा रंग रूप, और चोर का भी जो स्वर्ण ढूंढ रहा हो। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा श्लेष यानी कि श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं उसी चौपाई में या उसी दोहे में। अब है आपका पॉइंट 2 में आपसे पूछा गया है, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यमक आपका होगा नहीं, मैंने बता दिया, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। मानवीकरण होगा नहीं। मानवीकरण में क्या होता है, जब प्रकृति का जो नज़ारा होता है बिल्कुल मानव की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति का चित्रण इस प्रकार किया जाए, ऐसा लगे वो प्रकृति नहीं, वो किसी व्यक्ति या किसी मानव की बात हो रही, तो यहाँ ऐसा है नहीं मानवीकरण। और श्लेष अलंकार मैंने बताया, जब एक ही मतलब बार बार किसी शब्द की मतलब क्या होता है, श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होता है पर उसके कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है, तो वो होता है श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण में उपमान की संभावना की कल्पना की जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उपमेय और उपमान में समानता इतनी हो जाती है कि उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है, उपमेय और उपमान इतने समान लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उपमान की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, गांव में शहर के, गांव में शहर के, तो यहाँ पर गांव में मतलब शहर की तुलना की जा रही है। जब ऐसा होता है तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका ग ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है।
पॉइंट 3 में मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जो मेघ है बन ठन के और सवर के आते हैं। आप मेघ मतलब होता है बादल, तो बादल कभी बन ठन के सवर के नहीं आ सकते। इसका मतलब यही है प्रकृति का चित्रण किस तरह किया जाता है, मानव की तरह से। तो जहाँ प्रकृति का चित्रण मानव की तरह से किया जाए वो होता है मानवीकरण अलंकार। अब है आपका इसी का सब क्वेश्चन 4। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार पर। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब जो राणा जी हैं वो सोच ही रहे थे कि हम उस पार कैसे पहुंचे, इतने में तो भैया चेतक उस पार पहुंच ही गया था। तो यहाँ पर ना बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया। और जब भी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तब वो होता है अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अतिशोक्ति अलंकार। तो आपका जो का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है आपका पॉइंट 5 जिसमें आपसे पूछा गया है सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण। अब यहाँ पर भी मान, आप समझ जाना जहाँ भी मानो मानो जानो कुछ इस तरह के शब्द आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो यहाँ पर मानवी भी नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है, श्लेष भी नहीं है, तो बचा आपको कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मतलब उस काल के मारे उसका तन कांपने लगा और ऐसा लगा उसका सर फट गया। तो यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में बच्चों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखें। तो आपको ये पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इससे कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब देने हैं। चलिए बच्चों जल्दी से इसको फास्ट पढ़ लेते हैं। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रिड का प्रयोग होता है। रिड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रिड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतना ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। अमरुद्दीन कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सालर हुसैन खां डुमराव के निवासी है। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठान के छोटे साहबजादे हैं। पैगंबर बख्श खां और मिठान के छोटे साहबजादे हैं। तो आपको आपको क्या करना है, अब इन प्रश्नों के उत्तर देने। अमरुद्दीन कौन थे, वही बिस्मिल्लाह खान जी को ही अमरुद्दीन कहा जाता है। गा ऑप्शन आपका सही है। बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था, गायन प्रेमी में, संगीत प्रेमी में। तो आपका खा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में पूछा हुआ है बिस्मिल्लाह खान साहब का ननिहाल कहाँ था। तो अभी आप ऊपर अभी हमने एक पैरा पढ़ा तो पैरा में उसने बताया था उनका ननिहाल काशी में था। तो आपका घ ऑप्शन एकदम सही है। रीड किससे बनाई जाती है, रीड बनाई जाती है घास से। घास यानी कि नरकट जो एक तरह की घास होती है। तो आपका ख ऑप्शन सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की माता जी का क्या नाम था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की माता जी का नाम क्या था। मिठान, पैगंबर बख्श खां, सालर हुसैन खां। अमरुद्दीन तो खुद बिस्मिल्लाह खान थे, सालर हुसैन खान उनके दादाजी थे, पैगंबर बख्श खां उनके पिताजी थे और मिठान उनकी माता जी थी। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा का ऑप्शन। अब यहाँ पर गद्य पाठों के आधारित पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। एक कहानी में यह भी पाठ में लिखेगा किससे सर्वाधिक है। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते हैं, तुलसीदास को, गुरु नानक को, कबीर को, सूरदास को। तो बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते हैं, वो अपना साहब मानते हैं बच्चों कबीर को। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा कबीर यानी कि ग। फिर आपसे पूछा गया है एक कहानी ये भी पाठ में लिखेगा किससे सर्वाधिक प्रभावित है, अपनी माता जी से, अपने पिताजी से, अपनी शिक्षिका से, अपनी नानी से। बच्चों आपका पहला था माता जी, पिताजी, शिक्षिका, नाना जी। तो उसको ना दोनों उसका ही उस पर प्रभाव पड़ा था, माता जी का भी और पिताजी का भी। नानी जी से तो नहीं। अपनी शिक्षिका नहीं, अगर यहाँ प्राध्यापिका होती तो सही ऑप्शन हम उस पर जाते क्योंकि उसका प्राध्यापिका का उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर अगर माता और पिता में देखा ही देंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका उस पर पिताजी का उस पर पड़ा था। तो जो खा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
अब निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख खोटी हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संधली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, फसल किसका जादू है? वर्षा के पानी का, नदियों के पानी का, तालाब के पानी का, नहरों के पानी का। किसका स्पर्श की गरिमा फसल है? तो किसके स्पर्श की गरिमा? हाथों के, नदियों के, मिट्टी के, सूरज के। तो अभी हमने स्पर्श देखा था हाथों के स्पर्श की महिमा, तो आपका इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा किसके स्पर्श की गरिमा है, तो वो है हाथों के स्पर्श की गरिमा है। तो का ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फसल किसका जादू है, तो ऊपर अभी हमने देखा है फसल किसका जादू है, नदी के पानी का जादू है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फसल किसका जादू है, वर्षा के पानी का, नदी के पानी का, तालाब, नहरों। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है नदियों के पानी का। यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो का। भूरी काली संदली किसके लिए कहा गया है, तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे भूरी काली संदली मिट्टी को कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? मिट्टी के लिए। जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ, मिट्टी के लिए कहा गया है। कवि ने फसल को किसका रूपांतरण कहा है? किसका रूपांतरण यानी कि जो चीजें बदली हैं वो किसका उसने रूपांतरण कहा है? तो उसने जो रूपांतरण कहा है वो कहा है सूरज की किरणों का। किसका कहा है उसने? सूरज की किरणों का। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है किसका रूपांतरण कहा है? सूरज की किरणों का। तो ग ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हवा की थिरकन का स्वरूप क्या है? उजड़ा हुआ, सिमटा हुआ, फैला हुआ, बिखरा हुआ। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा क्या था, ऊपर देखना बच्चों क्या था, सिमटा हुआ। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सिमटा हुआ। तो खा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा। अब है प्रश्न संख्या 10। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास के पद में बड़भागी शब्द किसके लिए कहा गया है? गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, सूरदास के लिए। सूरदास के पद में बड़भागी शब्द किसके लिए कहा गया है? जो बड़भागी शब्द कहा गया है वो कहा गया है उद्धव के लिए। किसके लिए कहा गया है? उद्धव के लिए। तो जो आपका ग ऑप्शन है वो बिल्कुल इसी का पॉइंट 2 जिसमें आपसे दिया हुआ है उत्साह कविता में कवि ने बादल से क्या आह्वान किया है। उत्साह जो कविता है उसमें कवि बादल से क्या आह्वान कर रहा है? बरसने के लिए आह्वान कर रहा है, गरजने के लिए आह्वान कर रहा है, टपकने के लिए आह्वान कर रहा है, सिमटने के लिए। जब आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आएगा जो कवि है वो ये कह रहा है कि आओ बादल, सारे बादल आओ, क्रांति लाओ। तो वो सब जो क्रांति है ना बेटा वो गरजने से आती है। यहाँ पर गरजना और बरसना दोनों सही ऑप्शन है, पर अगर हम क्रांति के लिए जाएंगे तो हम गरजने के लिए जाएंगे। तो आपका जो खा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसी के साथ आपका खंड का खत समाप्त हो जाता है और खंड बा शुरू हो जाता है, जो है आपका वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव टाइप। अब यहाँ पर आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो 25 से 30 शब्दों में करना है। 25 से 30 शब्द यानी तकरीबन 2 से 3 लाइन में आपको सभी आंसर्स करने हैं। यहाँ पर आपको केवल 3 प्रश्न देने हैं। तो पहला आपसे पूछा हुआ है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं थे? जो कैप्टन था वो सेना ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे, यानी कि एक जो चश्मे वाला था उसको कैप्टन क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक वो बहुत बड़ा देशभक्त था, नेताजी के प्रति उसकी ना अगध श्रद्धा और भाव था। वह फौजी ना होते हुए भी वो फौजी जैसा व्यक्तित्व रखता था। वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे में देखकर एकदम हैरान रह जाता था और नेताजी से बहुत प्यार करता था, वो देश से बहुत प्यार करता था और उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना थी, इसलिए वो सेनानी ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। ये तो आपका प्रश्न का है। अब है प्रश्न का। बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उनका जो साधु वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी एक साधु थे, यानी कि वो सारे साधुओं वाले आचरण करते थे। सुबह सुबह उठते थे, मंदिर जाते थे, अपनी खेत जो उनका था उनसे जितनी भी उपज होती थी उसका पूरा हिस्सा वो मंदिर में चढ़ा देते थे और प्रसाद के रूप में जो उन्हें हिस्सा मिलता था उसी को वो अपने घर चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वो बहुत सामान्य पोशाक पहनते थे,
वो मतलब कबीर पंथी जो कबीर जी को बहुत मानते थे और बहुत सादा सिंपल तरीके से अपना परिवार को चलाते थे। उसके बाद है आपका प्रश्न गा में आपसे पूछा गया, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उनकी शहनाई की ध्वनि है वो बिल्कुल मंगलदायी मानी जाती है। वो ऐसी मानी जाती है कि मतलब जैसे कानों को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाए। उनकी जो शहनाई की जो मंगल ध्वनि है वो हमेशा मंगलदायी अवसरों पे गाई जाती है, जैसे कि कोई शादी हो या बारात हो या फिर कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम हो, यानी किसी मंगल कार्यक्रम पर ही उनकी जो मंगल ध्वनि है उसको बजाया जाता है, इसलिए उनकी शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। अब है प्रश्न का, एक कहानी ये भी पाठ की लेखिका को अपने पिता की वैचारिक टकराहट क्यों थी? जो एक कहानी ये भी पाठ की लेखिका है उसको अपने पिता से वैचारिक टकराहट क्यों थी? अब यहाँ पर बताना है कि वो जो अपने पिता से उसको वैचारिक टकराहट क्यों थी। लेखिका के जो पिता थे ना, वो ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा विरोधी थे, पर लड़कियों की शिक्षा के विरोध करते थे, परंतु वो कहीं ना कहीं लड़कियों की ना मतलब जो लड़कियों को चार दीवारियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं हैं चार दीवारी से बाहर निकले, आंदोलन करे, स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा ले। वो ऐसा नहीं चाहते थे, परंतु जो उनकी बेटी है वो बिल्कुल उनके पिताजी से विपरीत थी। लेखिका के पिता जो लड़की की जल्दी शादी करने के पक्ष में थे, लेकिन जो लेखिका है वो अपनी जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती थी, वो जल्दी शादी करने के पक्ष में नहीं थी। लेखिका के जो पिताजी हैं वो लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। स्त्री के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो ये सोचती थी कि स्त्रियों के प्रति बिल्कुल वही व्यवहार होना चाहिए जो बाकी पुरुषों के साथ होते हैं। तो इसलिए लेखिका की अपने पिताजी के साथ वैचारिक टकराहट थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका बच्चों प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर आपका अब पहला प्रश्न है, आपसे ये पूछा हुआ है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? जो उद्धव है उसके व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो पानी में तो रहता है परंतु पानी का असर उस पत्ते पर नहीं पड़ता। यानी कि वो कृष्ण की छाया में तो रहता है पर कृष्ण का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता, यानी कि वो कृष्ण के प्रभाव से बिल्कुल ही मुक्त है। वो जल में मतलब वह जल के मध्य रखे तेल के गागर की भांति है, यानी कि एक ऐसा मटका जिस पे तेल लगा हुआ है, जिस पे जल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब है आपका प्रश्न खा, जिसमें ये पूछा गया है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? जो लक्ष्मण है उन्होंने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई है कि एक वीर योद्धा धैर्यवान होता है, मृदुभाषी होता है। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला होता है, युद्ध के मैदान में अपना काम करने वाला होता है, कर्मवीर होता है। तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की ये विशेषताएं बताई है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एक जो योद्धा होता है वो धैर्य होता है, धैर्यवान होता है, कर्मवीर होता है यानी कि अपना काम करने वाला होता है, मृदुभाषी होता है जो मीठी भाषी बोले, जो किसी से लड़े नहीं। तो इस तरह की विशेषताएं लक्ष्मण जी ने बताई हैं। अब है आपका प्रश्न गा। प्रश्न गा में आपसे पूछा गया है, अट नहीं रही कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अट नहीं रही जो कविता है उसमें जो प्रकृति का जो सौंदर्य का वर्णन करा है आप उसको अपने शब्दों में लिखेंगे। तो वहां पर प्रकृति उसका जो समय है वो फाल्गुन का सौंदर्य है, यानी कि फाल्गुन मास है। जैसे हमारे गर्मियों में ऐसा अंग्रेजी में होता है जनवरी फरवरी जो महीने होते हैं, इसी तरह हिंदी में भी होते हैं। तो फाल्गुन मास का सौंदर्य किया गया है जो अन्य ऋतुओं से बहुत ज़्यादा बढ़कर होती है। यानी कि हमारी 5 ऋतु होती है, एक होती है शरद ऋतु, एक होती है ग्रीष्म ऋतु, एक होती है वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु और हेमंत ऋतु। तो ये हमारी ऋतुएं हैं, जितनी मैंने आपको 5 ऋतुएं बताई। तो जो फाल्गुन मास है वो अन्य ऋतुओं से बढ़कर मतलब बहुत बढ़िया महीना माना जाता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने के लिए तैयार हो जाती है, सरसों के पीले फूल की चादर हर जगह बिक जाती है, लताएं डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। प्राणियों का मन यानी कि जो देखने वाला उसका मन उल्लासमय हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्रकृति सौंदर्य झलक उठा है। फाल्गुन फाल्गुन मतलब ये जो मार्च का जो महीना आएगा इसको फाल्गुन बोलते हैं, जिसको आप इसको बोल सकते हो कि बसंत का महीना आएगा, हर तरफ हरियाली आ जाती है, बहुत सुंदर नजारा लगता है। अट नहीं रही में फाल्गुन मास मतलब अगर आप इसको बोले तो बसंत का महीना, जो बिल्कुल एकदम हर तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। अब है आपका इसी का घ।
कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? जो कवि है वो आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि जो है वो स्वयं को इतना सामान्य मानता है, यानी कि खुद को इतना एक आम व्यक्ति समझता है। वो ये नहीं चाहता कि वो खुद को एक विशेष व्यक्ति माने। ये तो उसका पहला पॉइंट है। और कोई भी व्यक्ति ना अपनी कमियों को किसी और के, अगर वो आत्मकथ्य लिखेगा तो उसको अपनी अपनी सभी कमियां, अपने प्लस पॉइंट, अपने नेगेटिव पॉइंट सभी लिखना चाहे, सभी लिखने पड़ेंगे। पर कवि नहीं चाहता कि वो अपने जो नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि अपनी जो कमियां हैं, वो किसी को भी बताए। वो नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास बनने का कारण करे, यानी कि वो अपनी जब कमियां बताएगा या अपने बारे में बताएगा तो लोग कहीं उसका उपहास ना बनाए, वो उपहास पात्र ना बन जाए। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के सामने, जो भी आज तक उसने अपने लाइफ में जितने व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करे, वो उसको दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जो माता का आंचल पाठ है उसमें जो भोलानाथ है अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जो भोलानाथ जब अपने साथी उसको, जो उसके साथ की जो टोली मेंबर थे, उनकी बालकों की टोली दिखाई देती है तो उनका खेलना कूदना देखकर वो गुरु जी की डांट फटकार सिसकना सब कुछ भूल जाता है। पापा की डांट सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे अब डर भय या किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल नहीं सताती। और यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना या डरना भूल जाता है। अब है आपका खा, जिसमें जिसमें आपसे पूछा है, गंतोक को महनकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? सना सना हाथ जोड़ी के आधार पर उत्तर दीजिए कि गंतोक को महनकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ये जो गंतोक को महनकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पुराने स्वरूप, जो आज भी वहाँ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। वहाँ पर की धरोहर संजोए। प्रकृति की धरोहर मतलब प्रकृति बहुत सुंदर है। यहाँ जीवन बहुत कठिन है। यहाँ पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया। इतनी कठिनाई होने के बाद भी इन्होंने शहर को बहुत खूबसूरत बनाया है। इसलिए जो लेखिका है, मेहनत कश बादशाहों का शहर इसे कहा है गंगटोक का, क्योंकि यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है। इतना कठिन जीवन होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने गंगटोक शहर को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा, यानी कि ऐसा बनाया, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का सारा जो जादू है, जो प्रकृति की सारी सारी खूबसूरत है, वो इसी शहर में आकर बस गई है। अब है आपका जिसमें यह है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। मैं लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताना है कि जो लेखक है उसको कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है, वो किन किन बातों को लिखने के लिए उसे प्रेरित करती है। तो इसमें है, सबसे पहले किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक विविधता, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो लिखना चाहते हैं पर लिखते नहीं हैं। तो लिखने के लिए जो आंतरिक विविधता होता है, ये कोई मजबूरी हो सकती है जो उसको लिखने के लिए प्रेरित करती है। कई बार संपादकों का दबाव होता है, यानी कि ऊपर से बहुत ज़्यादा डंडा होता है या ऑर्डर होता है, जिसकी वजह से कोई संपादक लिखने के लिए तैयार होता है, या फिर कोई उससे आग्रहण करता है कि आप इस विषय पे लिखिए, तो वो लिखने के लिए तैयार होते हैं। कई बार प्रकाशक का तकाजा या उसकी आर्थिक स्थिति, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति को अपने जीवन यापन जीने के लिए भी लिखना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, यानी कि आंतरिक विविधता, अगर आपका मन है तो आप लिखेंगे लिखेंगे। आपसे आपके ऊपर ऊपर से किसी के ऊपर दबाव है तो भी व्यक्ति लिखेगा, या आपसे कोई आग्रह करता है तो भी वो व्यक्ति लिखेगा, या फिर आर्थिक विविधता, कोई व्यक्ति पैसे से कमज़ोर है तो अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी कि सर्वाइव करने के लिए भी उसको लिखना पड़ता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे कोई भी लेखक लिखने के लिए प्रेरित होता है। आंतरिक विविधता का मतलब यह है कि जब कोई लेखक अंदर से चाहे, यानी कि इनर मोटिवेशन होता है, तो उसको इन सब बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी लिखता है। आई होप आपको ये जो प्रश्न था वो समझ में आया हो। अब है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर सांकेतिक बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में सरगर्भित अनुच्छेद लिखिए। तो अब यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आपको पहला दिया गया है का, आपको तीनों में से एक लिखना है। 120 शब्द बच्चों, जो आपकी इस तरह की शीट आती है, ठीक है, इस तरह की शीट होगी, तो अगर आप वो पूरा पेज भर देंगे और इसके बाद जो हाफ पेज होगा वो भर देंगे तो ये इनफ होगा। ठीक है, आपको ये जो परिश्रम की कुंजी है, या आपको कोई भी अनुच्छेद लिखना है तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसकी एक भूमिका बनानी पड़ेगी। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप परिश्रम की सफलता का इंट्रोडक्शन देंगे,
फिर आप इसका कंटेंट बनाएंगे, यानी कि जो भी इसका परिश्रम का महत्व बताएंगे। उपसंहार का मतलब होता है बच्चों, और इसका निष्कर्ष निकालेंगे। इसी तरह अगर आप हमारी दिल्ली लिखेंगे, तो वैसे मुझे लगता है हमारी दिल्ली लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसकी भूमिका बताएंगे, दिल्ली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बताएंगे, और दिल्ली की विशिष्टताएं बताएंगे। इसके बाद है हमारे दैनिक जीवन में मोबाइल की उपयोगिता। तो इसकी भूमिका बताएंगे, इसकी आवश्यकता बताएंगे, इसके सदुपयोग और दुरुपयोग तो बहुत आसान है कि इसका उपयोग क्या है और इसके उपयोग क्या नहीं, और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, आप ये बताएंगे। तो ये आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, तीनों ही ईजी हैं, जो आपको सरल लगे वो करना। पर ध्यान रखिए बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक परिचय इसका बनाना पड़ेगा, जिसको हम भूमिका बोलते हैं। इसके बाद इसकी जो मेन बॉडी होती है, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, आपको वो बतानी पड़ेगी। उसके बाद है इसका उपसंहार, यानी कि आपको एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। जब भी आप फॉर्मेट के अनुसार करते हैं, तो फॉर्मेट के 1 मार्क होते हैं, तो ये आपका 6 मार्क का है, तो आपको 1 मार्क तो फॉर्मेट का मिलेगा मिलेगा। फिर 1 मार्क आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक का होता है कि आप अ, किस तरह से ग्रामर का प्रयोग करें, और 1 मार्क आपका स्पेलिंग मिस्टेक का होता है। तो आई होप आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे। और ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप हिंदी का पेपर करते हैं, तो आप कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज का पेपर है। तो लैंग्वेज ये देखती है कि आप सही भाषा का इस्तेमाल करें। आप इसको इस तरह लिखेंगे, प्रश्न संख्या। आई होप आपको क्लियर हो, या फिर उत्तर, तो आपका ये सही जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है, अपने विद्यालय के खेल दिवस की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र दिल्ली के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, एक 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। अब ये जो आपको पत्र लिखना है, वो लिखना है संपादक को, तो यानी कि एडिटर को पत्र लिखना है। और जो दूसरा वाला है, अथवा वाला, उसमें आप क्या कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी की योजना बनाते हुए अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप किस तरह से, ये दोनों आपके पास चॉइस है। तो ये जो आपका ऊपर है वो औपचारिक पत्र है, जिसमें आप किसी भी संपादक वगैरह, ये औपचारिक, और ये अनौपचारिक पत्र है। तो मैं आपको दोनों के एक एक एग्जाम्पल नीचे दिखाती हूँ, और आपको इससे क्लियर होगा कि आपको किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ बच्चों फॉर्मेट वाला, यानी कि ये जो आपका संपादक वाला है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, या जो भी समाचार पत्र आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको यहाँ पर पुट करना है। और एड्रेस भी आपको वही पुट करना है। जैसे हम दिल्ली में, तो हम यहाँ पर दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली में आप कहाँ रहते हो, करोल बाग, शालीमार बाग, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र, या जो भी आपका क्षेत्र है, आप सबसे पहले उसको पुट करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश, आप मतलब दिल्ली, ठीक है, आपने दिल्ली लिख दिया, या जो आपको एड्रेस गिवन है आपको वो लेना है। फिर आपको विषय लेना है, और विषय में आपको जो आपका विषय है, वो आपको विषय उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हमारा जो विषय था, आप उसके अनुसार चलेंगे। आपका विषय था कि आपको खेल दिवस की रिपोर्ट करनी है, तो खेल दिवस की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए संपादक महोदय को पत्र, फिर उसके बाद मान्यवर सभी ने, ये जो लाइन है, ये 3 लाइन है, ये बिल्कुल सेम रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि मैं अपना नाम, या जो आपको नाम गिवन है वो पूरा, फिर आप लिखोगे जो आपको एड्रेस गिवन है, जैसे कि आप लिख सकते हैं करोल बाग के मीना बाजार रोड स्थित नवाबी इलाके का निवासी हूँ, तथा मैं परास्तानक, अब यहाँ पर परास्तानक है, पर आप ये नहीं लिखेंगे मैं, अ, जैसे इसको छोड़ दो, मैं परास्तानक, या फिर लिख सकते हो मैं 10वीं के अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, ठीक है, मतलब 10वीं का अंतिम, या मैं 10वीं का छात्र हूँ, बस आप इतना लिख देंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप बिल्कुल इसको इसी तरह एज इट इज़ यूज करेंगे, जैसे इसमें सेम लाइनें आपको कुछ ऊपर नीचे की सेम होती हैं। फिर आप अपना पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा डालेंगे, कि आप खेल रिपोर्ट में क्या था या क्या नहीं था, उस चीज़ की पूरी व्याख्या करेंगे। और इसके बाद है मेरी मेरी मैं अतः मैं आपसे रिपोर्ट अनुरोध करता हूं कि आप अपने पठित ये भी बिल्कुल सेम रहेंगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना बच्चों, तो ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। उसके बाद अंतर्गत मेरी कविता को प्रकाशित करने का कष्ट करें, मतलब मेरी रिपोर्ट को प्रकाशित करने का कष्ट करें, आपके इस प्रयास निश्चित ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस रिपोर्ट को अवश्य ही क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। और उसके बाद सा धन्यवाद और भवदीय, जो भी आपका नाम दिया हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। आई होप आपको समझ में आया हुआ। जो सेकंड था वो आपका अनौपचारिक पत्र था। मैं आपको अनौपचारिक पत्र का भी यहाँ पर डेमो दिखा देती हूँ, अगर होगा तो बच्चों विजिबल। हाँ, ये रहा अनौपचारिक पत्र का कुछ डेमो, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप जैसे आपको तरुणा दिया गया है, तो आपको लिखा आपकी प्यारी बेटी, फिर आप डेट डालेंगे। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम 16 मार्च को है, तो आप डालेंगे 16 मार्च 2023। प्रिय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार पिताजी, बहुत दिनों, पूरा आपको इसी तरह से इसको
लेना है। उसके बाद आपकी प्यारी बेटी तरुणा, और आप इसको पूरा लिख देंगे। तो सबसे पहले आप जब अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे और अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे और आप ये बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो जो अनौपचारिक पत्र होता है ये उसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है। औपचारिक का मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। अब आपके हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जिसमें आपसे पूछा गया है, आप अनुज अनुजा है वन एवं पर्यावरण विभाग में कार्यालय सहायक पद के आवेदन यानी कि आपको क्या करना है, अब एक आपको बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। और नीचे क्या है, आप अमन अनामिका है अपने क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल्दी जल बोर्ड को लगो, और एक ईमेल। यहाँ पर आपको ईमेल दिया गया है और यहाँ पर स्ववृत्त दिया गया। तो मैं आपको दोनों के एक एक उदाहरण दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे बायोडाटा वाले सेक्शन पे। ये देखिए बच्चों, तो बायोडाटा आपको इसलिए तैयार करना है, यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो पीजीटी हिंदी का जो पद है, आपको जो आप हिंदी की मैम पढ़ाती है उस पोस्ट के लिए आप किस तरह से अपना आवेदन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप खुद का व्यक्तिगत विवरण देंगे, यानी अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, पिताजी का नाम बताएंगे, माता जी का नाम बताएंगे। आपने कभी तो बच्चों कोई फॉर्म फिल किया होगा ना, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें आप बहुत सारे स्टेटमेंट या बहुत सारे कॉलम्स फिल करते होंगे, तो उनको याद कीजिए, बस आपको वही फिल करना है। अपनी जन्म तिथि, अपना करंट एड्रेस, आप टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपकी क्वालिफिकेशन। शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता का आपको टेबल बनाना होता है बच्चों, या फिर जिस तरह से आपकी मैम ने बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, या जो आपको सही लगता है या आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से कॉलम रखने हैं। सबसे पहले आपको एक क्रम संख्या तो को रखना ही है, फिर आपको कक्षा रखनी है, वर्ष रखना है, विद्यालय बोर्ड भी रखना है। उसके बाद ये विषय वाला आपकी मर्जी है, रखे ना रखे, और उसके बाद आप प्रतिशत रख सकते हैं या फिर आप पास फेल भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 10वीं ली है, 12वीं ली है, स्नातक लिया है। स्नातक मतलब होता है बच्चों बीए। उसके बाद इन्होंने बीएड किया है, और परास्नातक आपको इतना नहीं जाना, बस आपको बीएड जाना है। और आप यह ध्यान रखना, जब भी आप बायोडाटा तैयार करते हैं तो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो बच्चों पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि अब ये टीचिंग की पोस्ट के लिए था तो इन्होंने इसलिए बीएड लिया था, ठीक है। और आप जो कर रहे हैं वो पर्यावरण विभाग के लिए कर रहे हैं, तो आप पर्यावरण विभाग की डिग्री लिखेंगे कि आपने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट या कुछ इस तरह के कोर्सेज किए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे आ जाइए, फिर आपको अपनी अन्य योग्यताएं बतानी है कि आपको आपके पास और कौन सी अदर एबिलिटीज़ है। आपने कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया गया है, मैकेनिकल इंजीनियर किया है, अंग्रेजी भाषा या स्पेनिश भाषा की भी आपको जानकारी है, योगा का भी आपको 6 महीने का प्रशिक्षण है, या जो भी आपके पास अदर क्वालिटीज़ है आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपनी अचीवमेंट्स बतानी है कि आप जब स्कूल थे या आप उस दौरान आपने क्या क्या चीज़ें करवाई, ठीक है। आप ये अपनी उपलब्धियां बताएंगे। उसके बाद है आपकी जो हॉबीज़ है वो आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। बायोडाटा बनाना बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रट्टा लगा के जाना है। बस आपको ये ध्यान रखिए कि आप आज तक आपने कभी भी जो फॉर्म फिल किया है उसमें आप क्या क्या चीज़ें फिल करते हैं। उसके बाद ये आप अपना टेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला बनाएंगे, जिसमें 4 कॉलम इनफ है। फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बताएंगे, मतलब आपकी अन्य योग्यता क्या है, फिर आपने आज तक क्या क्या उपलब्ध किया है, या फिर आप कितनी सैलरी डिमांड करना चाहते हैं, आप ये सब चीज़ें भी बता सकते हैं। आपको इंग्लिश आती है या फिर आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, तो ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद था आपका ईमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ईमेल था, तो मैं आपको ईमेल का भी दिखा देती हूँ बच्चों। ये रहा आपका ईमेल। तो ईमेल आपको किस तरह से लिखना है, ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको ईमेल लिखने के लिए बोला गया है वो बच्चों वो है कि अपने क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत करते हुए दिल्ली जल बोर्ड को लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का था, तो सबसे पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ फॉर्मेट देखिए। तो आपको कौन लिख रहा है, किसको लिख रहे हैं, ठीक है। आप जो लिख रहे हैं आप अपनी ईमेल डालेंगे, जिसको लिख रहे हैं उसकी ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, CCBC। फिर उसके बाद में विषय आपका जो सब्जेक्ट क्या है वो आप डालेंगे। उसके बाद महोदय ये जो आचरण हम करते हैं, मैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी D ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या निवास करती है, जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्यरत रहे। हाँ, जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्यरत है। तो आपको पानी की कमी के लिखना, हमारी कॉलोनी में बहुत समय से पानी की उपलब्धता की कमी चल रही है, अतः आपसे अनुरोध है कि विकासपुरी D ब्लॉक में आप पानी की उपलब्धता
को पूर्ण करने की कृपा करें। मुझे विश्वास है कि आप इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसके लिए उचित निर्देश देंगे। और फिर अपना नाम सुरेश। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान होता है, बस आप ये याद रखना कि फ्रॉम का मतलब होता है आप, और टू का मतलब जिसको आप लिख रहे हैं वो होता है टू। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है, ईमेल आपको मैंने बता दिया, सॉफ्टवेयर आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको इसको करने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि अगर एक बार आपको फॉर्मेट याद हो गया तो उसके बाद इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपने बड़े भाई के मोबाइल की दुकान के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 60 शब्दों में से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। उसके बाद है आपका अथवा। अथवा में आपको क्या बोलना है, शुभकामना एवं बधाई संदेश लिखना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है, और जो नीचे है वो आपका है शुभकामना संदेश। तो चलिए बच्चों, मैं आपको दोनों एक बार में ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे। ये आ गए हम मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट पे। एग्जैक्ट इसका मुझे उदाहरण मिल चुका है। तो आप किस तरह से मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मोबाइल फ़ोन की दुनिया में धमाका, एक्सेल 5.5 5 इंच डिस्प्ले, 400 mAh बैटरी, स्लिम बॉडी, 13 मेगापिक्सल कैमरा, गोल्डन ब्राउन ब्लैक रंग, टच स्क्रीन, रैम 2 GB। तो आप इस तरह से कुछ करके एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं। ये बेहद ही आकर्षक एडवर्टाइजमेंट लग रहा है। तो आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आए तो ये ध्यान रखिए, आप इस तरह के गुब्बारे या बलून्स बना सकते हो। अगर कोलगेट का आया तो आप यहाँ पर कोलगेट के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जैसे उन्होंने मोबाइल फ़ोन की किए। तो ध्यान रखिए कुछ चीज़ें बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए और एकदम कलरफुल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में कलर्स लेके जाएं। आप अपने पेन से या पेंसिल से उसको बहुत आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। और ये जो ड्राइंग वाली चीज़ें होती है, आपको ये लास्ट में करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ड्राइंग के चक्कर में आपको बहुत टाइम भी वेस्ट हो सकता है। इसके बाद है आपका बधाई संदेश। तो चलिए बच्चों, संदेश पे आ जाते हैं। तो एक सेकेंड, अभी हम संदेश पे आएंगे। आ गए हम संदेश पे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरे पास है वो है जन्मदिन पर शुभकामनाएं एवं शुभकामना संदेश है। आपको पद उन्नति यानी प्रमोशन के लिए शुभकामना संदेश देना था। तो यहाँ पर लिखना पदोन्नति पर शुभकामनाएं या शुभकामना संदेश। तो आप इस तरह से कोई स्लैंग बना सकते हैं या कोई शायरी बना सकते हो। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, समय लिखेंगे। तो ध्यान रखिए फॉर्मेट क्या है, पहले आपको डेट लिखनी है, फिर आपको समय लिखनी है। तो यहाँ पर बड़े भाई थे, आपका प्यारा छोटा भाई या आपका छोटा अनुज पदोन्नति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और अपना नाम, जो भी आपका शुभ नाम है वो। आई होप आपको ये जो पेपर है वो क्लियर हुआ हो। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे सकता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।